15वीं शताब्दी का भारत, 15वीं शताब्दी का अंतिम दशक। भारत में मुगलों का शासन था। यूरोप के साथ भारत का सोने का, रत्न का और मसालों का व्यापार था। इधर ऑटोमन साम्राज्य के साथ यूरोपीय देशों की जंग शुरू हो गई थी, जिसके चलते भारत के साथ यूरोपीय देशों का व्यापार करना जमीनी रास्ते से लगभग नामुमकिन हो गया था। इसी वजह से यूरोप के राजघरानों में के चेहरों की चमक और उनकी रसोई में खाने का स्वाद फीका पड़ गया था। स्पेन का राजा फर्डिनेंड, जो कि भारतीय मसालों का दीवाना था, वो किसी भी कीमत पर भारत के साथ मसालों का व्यापार शुरू करना चाहता था। इसी के चलते उसने अपने राज्य में मुनादी कराई कि जो भी भारत का वैकल्पिक रास्ता खोजेगा उसे मैं कुछ इनाम दूंगा। दरअसल स्पेन का राजा फर्डिनेंड भारत का जमीनी रास्ते के साथ साथ एक समुद्री रास्ता भी चाहता था, जिससे कि भारत के साथ आसानी से व्यापार किया जा सके। इसी में क्रम में इटली में जन्मा क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का नाविक सामने आता है और वो राजा के सामने 3 शर्त रखता है। पहला, खोजी गई संपत्ति का 10% हिस्सा। दूसरा, खोजी गई जमीन की गवर्नरशिप। और तीसरा, एक नोबल टाइटल उसको दिया जाए। राजा को उसकी ये शर्त ज्यादा लगी, इसलिए राजा ने अपना इंटरेस्ट कम कर दिया। लेकिन स्पेन की क्वीन इसाबेल, वो जो कि भारतीय मसालों की दीवानी थी, वो किसी भी कीमत पर भारत के साथ मसालों का व्यापार जारी रखना चाहती थी। वो चाहती थी कि भारत का एक वैकल्पिक रास्ता जरूर खोजा जाए। इसीलिए उसने क्रिस्टोफर कोलंबस से संपर्क किया। इधर रानी इसाबेल के दरबारियों ने रानी को सलाह दी कि इस काम के लिए नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस सबसे उचित शख्स है। रानी ने क्रिस्टोफर कोलंबस से मुलाकात की और उसकी सभी शर्तें मान ली। 3 अगस्त 1492 को रानी ने क्रिस्टोफर कोलंबस को 3 जहाज, जिनका नाम नीना, पिंटा और सेंटो मारिया है, उनके साथ, कुछ दौलत के साथ और कुछ अन्य सामान के साथ इटली के पालोस बंदरगाह से उसके 90 साथियों के साथ भारत का समुद्री रास्ता खोजने के लिए रवाना किया। लगभग 2 महीने के बाद 12 अक्टूबर 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस बहामोस के साल्वाडोर आइलैंड पहुंचता है, जिसे वो भारत समझता है। वो उस बंदरगाह पर अपने जहाज रोकता है और कुछ दूर चलने के बाद उसे लाल रंग के आदमी दिखाई देते हैं, जिन्हें वो रेड इंडियन नाम देता है। उसे लगता है ये भारत के ही लोग हैं, ये भारत का ही कोई हिस्सा है। इसीलिए वो इंडिया से संबंधित रखते हुए उन लोगों को रेड इंडियन नाम देता है। इसी क्रम में क्रिस्टोफर कोलंबस 2 और द्वीपों, जिनका नाम हिस्पानियोला, जो आज का सेंटो डोमिंगो, और जोना, जो कि आज का क्यूबा है, उसकी भी खोज करता है। जब इन 2 आइलैंड को और खोज लेता है तो क्रिस्टोफर कोलंबस को बिल्कुल यकीन हो जाता है कि ये भारत इंडिया ही है, क्योंकि उन 2 आइलैंड को वो चीन और जापान समझ रहा था। इस आइलैंड पर क्रिस्टोफर कोलंबस अपने जीवन काल में कुल 4 बार आया और 1506 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन अपने जिंदा रहते उसे कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि जिसे वो भारत समझ रहा था, इंडिया समझ रहा था, दरअसल वो हिस्सा इंडिया है ही नहीं। और उसने दुनिया के एक ऐसे हिस्से की खोज की है जिससे अभी तक दुनिया के सभी देश अनजान थे। खैर, उसकी मौत के बाद 1507 में इटली के एक नेविगेटर अमेरिगो वेस्पुसी ने धरती के हिस्सों का सर्वे किया। जब उसने धरती के हिस्सों का सर्वे किया तो उसके सामने आया कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने धरती के जिस हिस्से की खोज की है वो इंडिया, भारत नहीं है। और ये सच उसने सारी दुनिया को बताया। 1507 में अमेरिगो वेस्पुसी के नाम से ही धरती के इस नए हिस्से का नाम अमेरिका रखा गया, जिसे आज पूरा विश्व जानता है, पहचानता है। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका के जन्म की खोज की कहानी। इसी सीरीज के अगले हिस्से में हम बात करेंगे मक्का यानी कॉर्न और आलू यानी पोटैटो
पहली बार लोगों के सामने कैसे आया, दुनिया ने कैसे इसको जाना, और अमेरिका की उस खूबसूरत राजकुमारी के बारे में बात करेंगे जिसकी एक झलक पाने के लिए ब्रिटेन के लोगों की भीड़ जमा हो गई, लाइन लग गई। तो बने रहें इस चैनल के साथ और मेरी अगली सीरीज में जानते हैं इन सब के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।